Good morning to all my students. How you are all? Hope you are all fine. So, my today's topic is medicinal toilet preparations part 2. So, प्रायर मैंने मेडिसिनल टॉयलेट प्रिपरेशंस के बारे में बताया था, उनकी डेफिनेशंस बताई थी। आज हम स्टार्ट करते हैं एसेंशियल्स ऑफ ए बॉन्डेड मैन्युफैक्चरिंग से। क्या क्या ज़रूरतें हैं बॉन्डेड मैन्युफैक्चरिंग में। सबसे पहले जो वन प्लेन स्पिरिट स्टोर होना चाहिए, unless the manufacturer is attached to a distillery or a rectified spirit warehouse, which rectified spirit is made available as and when necessary। मीन्स आपके पास चूँकि मेडिसिन टॉयलेट प्रिपरेशंस बना रहे हैं तो डेफिनेटली आपके पास क्या होना चाहिए, रेक्टिफाइड स्पिरिट की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, और उसकी अवेलेबिलिटी के लिए आपके पास उस मैन्युफैक्चरिंग प्रेमाइसेस में आपके पास स्पिरिट का स्टोरेज सिस्टम होना चाहिए। और जब ज़रूरत हो, एस एंड व्हेन नेसेसरी, इट शुड बी ऑलवेज अवेलेबल इन द स्टोर। एटलीस्ट वन लार्ज रूम फॉर मैन्युफैक्चरिंग मेडिसिनल प्रिपरेशंस, एक बड़ा सा कमरा होना चाहिए टू मैन्युफैक्चर द मेडिसिनल प्रिपरेशंस as well as to manufacture the toilet preparations। इंडिविजुअल वो होना चाहिए, और वन और मोर रूम्स फॉर स्टोरेज ऑफ फिनिश्ड मेडिसिनल प्रिपरेशंस एज वेल एज फिनिश्ड टॉयलेट प्रिपरेशंस। और होना चाहिए अकोमोडेशन होना चाहिए ऑफ ऑफिसर इंचार्ज विथ नेसेसरी फर्नीचर्स। आगे बढ़े हम तो फर्दर एसेंशियल के ही केस में, तो सबसे पहले जो भी रूम हो, अदर मैन्युफैक्चरिंग रूम ऑफ ए मेडिसिनल प्रिपरेशन और ए टॉयलेट प्रिपरेशन और ए स्टोरेज रूम और ए अकोमोडेशन रूम, एनी रूम, एवरी रूम शुड बी हैव ए सुटेबल नेम, सुटेबल सीरियल नंबर। और जो भी पाइप्स और सिंक्स है मैन्युफैक्चरिंग एरिया या प्रेमाइसिस में या स्टोरेज प्रेमाइसिस में, डेफिनेटली ऑल दैट ड्रेनेज सिस्टम शुड बी इन ए प्रॉपर वे। ठीक है, मीन्स डिस्चार्जिंग ड्रेन सिस्टम बहुत ही अच्छी तरीके से होना चाहिए। और क्या होता है, गैस एंड इलेक्ट्रिक कनेक्शंस क्या हो जाता है, जब हमारा एंड में दिन की समाप्ति में जब हमारा काम ख़त्म होता है तो डेफिनेटली दैट शुड बी सिक्योरली लॉक्ड, सिक्योरली लॉक किया जाना चाहिए। और क्या होना चाहिए, द सेंट्रल गवर्नमेंट में इन स्पेशल केसेस रिलैक्स एनी ऑफ द प्रोविजंस, किसी भी प्रोविजंस को 1 to 9 तक वो रिलैक्स कर सकते हैं आप सब रूल 1। आगे बढ़े हम प्रायर तो मैन्युफैक्चर ड्यूरेबल गुड्स, तो जो भी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, ड्यूरेबल गुड्स बना रहे हैं, डेफिनेटली दैट शुड हैव ए यूनिफॉर्म बैच नंबर, सीरियल नंबर, और उसकी रजिस्टर में एंट्री होनी चाहिए कि फलाना आपने बनाया है, मैन्युफैक्चर किया है, उसका बैच नंबर ये है, उसका सीरियल नंबर ये है, किस डेट को मैन्युफैक्चर हुआ है। ऑल दीज शुड बी मेंशन एंड स्पेसिफाइड इन पर्टिकुलर रजिस्टर। दूसरी चीज़, जब हम बातें करें तो ये रजिस्टर में रिसिप्ट एंड डिस्पोजल ऑफ ऑल एल्कोहल issued to the laboratory from the spirit store and the quantity of finished medicinal preparations manufactured therefrom। उस रजिस्टर में और क्या एंट्री होना चाहिए, सीरियल नंबर, बैच नंबर आपने स्पेसिफाई किया,
जिस डेट को मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है उसको स्पेसिफाई किया। फर्दर यू शुड ऑल्सो स्पेसिफाई द रिसिप्ट एंड डिस्पोजल ऑफ ऑल अल्कोहल्स। कितनी क्वांटिटी में अल्कोहल आपने रिसीव किया है उसकी रिसिप्ट की वो कॉपी, कितना डिस्पोजल किया उसकी कॉपी, कितना क्वांटिटी फिनिश्ड मेडिसिनल प्रिपरेशन में यूज हुआ है, डेफिनेटली दैट शुड बी आल्सो स्पेसिफाइड इन पर्टिकुलर रजिस्टर। It shall be removed to the finished store where after it has been carefully measured। मैन्युफैक्चरिंग एरिया से जैसे ही वो फिनिश्ड प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट फिनिश्ड हो जाता है, मैन्युफैक्चर्ड हो जाता है, तो डेफिनेटली दैट क्वांटिटी ऑफ प्रिपरेशन शुड बी मेजर्ड। मीन्स कितनी क्वांटिटी में वो प्रिपरेशन तैयार हुआ है, और फिर उसको फर्दर मूव करके एक सूटेबल कंटेनर में रख करके स्टोरेज एरिया में हम उसको ले जाते हैं। आगे बात करें मैन्युफैक्चरिंग वेसल्स की बात, तो ऑब्वियस सी बात है कि जिस वेसल्स में आपने मैन्युफैक्चर करने के बाद जिस वेसल में आप उसको स्टोर करने वाले हो, तो डेफिनेटली दैट शुड बी, और इवन मैं ये कहता हूँ कि जब आप मैन्युफैक्चरिंग भी हो रही है तो एवरी कंटेनर, ईच एंड एवरी कंटेनर, हर एक कंटेनर या वेसल्स में उस ड्रग का, उस मेडिसिन और टॉयलेट प्रिपरेशंस का नेम होना चाहिए, बैच नंबर ऑफ द प्रिपरेशन होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन एंड क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल होना चाहिए, और किस डेट को वो प्रिपरेशन वहाँ से रिमूव हो रहा है, एंड द क्वांटिटी ऑफ सच प्रिपरेशंस रिमूव्ड। एवरीथिंग शुड बी स्पेसिफाइड इन दैट कंटेनर। मीन्स उस कंटेनर में आपको नेम, बैच नंबर ऑफ द प्रिपरेशन, मीन्स कौन सी प्रिपरेशन बना रहे हैं उसका नाम, उसका बैच नंबर, डिस्क्रिप्शन, कितनी क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल लिया है, और डेट ऑफ रिमूवल ऑफ द प्रिपरेशंस। ठीक है। फर्दर आगे बात करें हम, तो इशुएंस फ्रॉम ए बॉन्डेड मैन्युफैक्चरिंग, जब हम अल्कोहलिक प्रिपरेशंस के लिए इशू करने जा रहे हैं या प्रिपरेशंस कंटेनिंग अफीम, इंडियन हेम्प या नारकोटिक ड्रग्स के लिए, तो फॉर बॉन्डेड मैन्युफैक्चरिंग ऑन पेमेंट ऑफ ड्यूटी, तो सबसे पहले हम जो हम इशू करना है अल्कोहलिक प्रिपरेशंस, डेफिनेटली दैट शुड बी इन साइंड बाय हिम और हिज ऑथोराइज सिग्नेटरी, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव के अंडर में हम साइन करके हम क्वांटिटी ऑफ अल्कोहलिक प्रिपरेशंस के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो हम रिसीव कर सकते हैं। इफ़ द लाइसेंसी इज ऑल्सो एन अकाउंट होल्डर, अगर लाइसेंसी अकाउंट होल्डर है तो ड्यूटी लीवेबल ऑन अल्कोहलिक प्रिपरेशंस एंड प्रिपरेशंस कंटेनिंग अफीम, इंडियन हेम्प या नारकोटिक ड्रग्स issued from a bonded manufacturer shall be debited in the current account before the preparations are removed from the bonded premises। अगर लाइसेंसी खुद अकाउंट होल्डर है तो उसके अकाउंट, चूँकि वो खुद अकाउंट होल्डर है, तो बॉन्डेड प्रेमाइसेस से प्रिपरेशंस रिमूव होने के पहले उस बॉन्डेड प्रेमाइसेस जहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है टॉयलेट प्रिपरेशंस, वहाँ से उस प्रेमाइसेस से, बॉन्डेड प्रेमाइसेस से प्रिपरेशंस रिमूव होने के प्रायर उस लाइसेंसी जो खुद अपने आप में अकाउंट होल्डर है, तो उसके में से करंट अकाउंट में से डेबिट होना चाहिए जो भी ड्यूटी लिवेबल है उस पर्टिकुलर प्रिपरेशंस के लिए। आगे बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग, storage and sale to be carried on only in the licensed premises of the non-bonded manufacturer। मीन्स नॉन बॉन्डेड मैन्युफैक्चरिंग में, नॉन बॉन्डेड अभी तक हमने बॉन्डेड किया, नॉन बॉन्डेड,
तो नॉन बॉन्डेड की जब बात कर रहे हैं तो इस केस में मैन्युफैक्चरिंग एंड स्टोरेज ऑफ ऑल प्रिपरेशंस शैल बी कैरीड ऑन इन द लाइसेंस प्रेमाइसेस अप्रूव्ड प्रेमाइसेस में ही मैन्युफैक्चरिंग एंड स्टोरेज होना चाहिए। ईच प्रिपरेशंस मैन्युफैक्चर्ड शैल बी रजिस्टर्ड, डेफिनेटली ये तो करना ही करना है कि हर एक प्रिपरेशंस जो मैन्युफैक्चर हो रहा है उसे क्या होना चाहिए, रजिस्टर में एंट्री होना चाहिए। और जब हम रजिस्टर में उस प्रिपरेशंस नेम ऑफ प्रिपरेशंस जो एंट्री कर रहे हैं उसके साथ में उसका सीरियल नंबर बैच नंबर उस पर्टिकुलर रजिस्टर में भी एंट्री होना चाहिए। दिस रजिस्टर ऑल्सो शो द रिसिप्ट एंड डिस्पोजल ऑफ ऑल रेक्टिफाइड स्पिरिट, ओफीम, इंडियन हेम्प, अदर नार्कोटिक ड्रग्स। ठीक है, तो उस रजिस्टर में और क्या, रिसिप्ट एंड डिस्पोजल ऑफ ऑल रेक्टिफाइड स्पिरिट शुड बी स्पेसिफाइड, उसकी क्वांटिटी भी स्पेसिफाइड होना चाहिए। और जो भी फिनिश्ड क्वांटिटी फिनिश्ड प्रिपरेशन हुआ है उस नॉन बॉन्डेड प्रेमाइसेस में, तो डेफिनेटली द finished quantity of preparation should be specified in that particular register. फर्दर और आगे अगर हम बात करें तो डेफिनेटली finished preparations made from rectified spirit obtained at different rates of duty shall be kept separately in the finished store. फिनिश्ड स्टोर में जो भी फिनिश्ड प्रिपरेशन हुई है उसको अगर डिफरेंट रेट्स ऑफ ड्यूटी में है तो उसको सेपरेट हम उसको अलग अलग स्टोर में रखेंगे, फिनिश्ड स्टोर में। एवरी प्रिपरेशन स्टोर्ड इन बल्क शैल बी मेजर्ड इनटू द स्टोरेज वेसल। जितने भी प्रिपरेशंस बने ईच एंड एवरी प्रिपरेशंस का स्टोरेज करेंगे इन ए बल्क शैल बी मेजर्ड इनटू द स्टोरेज वेसल। और लास्ट स्टेप में क्या है, व्हेन एनी वन ऑफ द कंटेंट ऑफ ए वेसल्स इन विच प्रिपरेशंस आर स्टोर्ड इन बल्क आर रिमूव्ड, अगर जो भी प्रिपरेशंस बल्क में बनी है और उसमें से कोई कंटेंट हमें रिमूव करना है सेल में से, तो द मैन्युफैक्चरर शैल एंटर ऑन द स्टॉक कार्ड अटैच्ड देयर टू द क्वांटिटी टेकन आउट एंड द नंबर ऑफ डिस्पोजल विथ हिज सिग्नेचर एंड डेट। मीन्स स्टोर रूम में से नॉन बॉन्डेड प्रेमाइसेस की जो स्टोर रूम होगा उस रूम में जो भी आपके फिनिश्ड प्रिपरेशंस थे उसमें से बल्क में जो स्टोर थे और उसमें से आप कोई भी किसी भी वेसल में से कोई एनी अमाउंट ऑफ कंटेंट आप रिमूव करना चाहते हो तो डेफिनेटली वहाँ पे एक स्टॉक कार्ड रहेगा उस स्टोरेज रूम में। तो मैन्युफैक्चरर क्या करेगा, उस स्टॉक कार्ड जो अटैच है उसमें एंट्री करेगा, उसका सिग्नेचर करेगा खुद का पर्सनल अपना और डेट डालेगा और क्वांटिटी कितना उसमें से उस स्टॉक में से निकाल रहे हैं। ईच एंड एवरीथिंग शुड बी स्पेसिफाइड एंड मेंशन्ड इन दैट पर्टिकुलर रजिस्टर, इन दैट पर्टिकुलर स्टॉक कार्ड, इन दैट नॉन बॉन्डेड प्रेमाइसेस। मीन्स अगर नॉन बॉन्डेड प्रेमाइसेस की बात करें तो डेफिनेटली सबसे पहली चीज़ जो मैन्युफैक्चरिंग एंड स्टोरेज ऑफ ऑल प्रिपरेशंस, सारे प्रिपरेशंस की मैन्युफैक्चरिंग और स्टोरेज करने के लिए लाइसेंस प्रेमाइसेस होना चाहिए, अप्रूव्ड प्रेमाइसेस होना चाहिए। जितने भी प्रिपरेशंस आप कैरी आउट करने जा रहे हो तो डेफिनेटली उस पर्टिकुलर रूम में जो रजिस्टर रहेगा उसमें आप बैच नंबर, सीरियल नंबर, कितनी क्वांटिटी में प्रिपरेशंस हो रही है और फिनिश्ड प्रिपरेशंस में कितनी क्वांटिटी यूज़ हुई है या डिस्पोज कितने कर रहे हैं, डेफिनेटली ऑल एंड ईच एंड एवरीथिंग शुड बी स्पेसिफाइड, ईच एंड एवरीथिंग शुड बी स्पेसिफाइड इन दैट पर्टिकुलर रजिस्टर। फिर फिनिश्ड प्रिपरेशन शैल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द लेबोरेटरी टू द फिनिश स्टोर। मीन्स जिस लैब में या जिस प्रेमाइसेस में फिनिश्ड प्रिपरेशंस जो मैन्युफैक्चर कर रहे थे वो फिनिश हो चुका है, उस फिनिश्ड प्रिपरेशंस को ट्रांसफ़र करेंगे फ्रॉम लेबोरेटरी टू द फिनिश्ड स्टोर
और ईच एंड एवरीथिंग शुड बी स्पेसिफाइड इन दैट पर्टिकुलर रजिस्टर कि इस एरिया में फिनिश्ड प्रिपरेशन उस एरिया में हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं। और फर्दर जैसे ही हम स्टोरेज रूम में पहुंचेंगे, फिनिश्ड प्रिपरेशन मेड फ्रॉम रेक्टिफाइड स्पिरिट ऑब्टेन्ड एट डिफरेंट रेट्स ऑफ ड्यूटी वी केप्ट सेपरेटली इन द फिनिश्ड स्टोर। मीन्स जो जो रेट्स में अगर फिनिश्ड प्रिपरेशन अलग अलग रेट से डिफरेंट रेट्स ऑफ ड्यूटी से हो रहा है, बनाया गया है, तो डेफिनेटली दैट शुड बी केप्ट सेपरेट इन द फिनिश्ड स्टोर, अलग अलग रखना पड़ेगा। और each preparation stored in bulk should be measured into the storage vessel। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर हम उस स्टॉक में से कोई भी कंटेंट उस वेसल में से निकालना चाहते हैं तो डेफिनेटली इन द प्रेजेंस ऑफ ए ऑथराइज्ड पर्सन हम उस डॉक्यूमेंट रजिस्टर में सिग्नेचर और डेट डालेंगे, डेट ऑफ जिस दिन हम रिमूवल करना चाहते हैं और कितना क्वांटिटी रिमूव कर रहे हैं उस कंटेनर में से, दैट शुड बी ऑल्सो स्पेसिफाइड। आगे बात करें एक्सपोर्ट ऑफ एल्कोहलिक प्रिपरेशंस में, तो डेफिनेटली मेथड ऑफ एक्सपोर्ट, ड्यूटी पेड गुड्स शैल बी एक्सपोर्टेड अंडर क्लेम फॉर रिबेट ऑफ ड्यूटी। और एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए डेफिनेटली ट्रिप्लिकेट फॉर्म में एप्लीकेशन सबमिट करेंगे एक्सपोर्ट कराने के लिए। ऑफिसर इन चार्ज of the proper officer shall send the originals to the custom officers। और एक सेपरेट एप्लीकेशन बनाएंगे टू बी सबमिटेड इन रेस्पेक्ट ऑफ ईच कंसाइनमेंट। मीन्स एक्सपोर्ट ऑफ एल्कोहलिक प्रिपरेशंस के लिए सबसे पहले ड्यूटी पेड गुड्स एक्सपोर्टेड होगा अंडर क्लेम फॉर रिबेट ऑफ ड्यूटी। और एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, क्या क्या सबमिट करेंगे, ट्रिप्लिकेट फॉर्म में करेंगे। और ऑफिसर इन चार्ज शुड सेंड द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स टू द कस्टम ऑफिसर्स और द बॉर्डर एग्जामिनर और द पोस्ट मास्टर फॉर द डिलीवरी। और एक सेपरेट एप्लीकेशन शैल बी सबमिटेड इन रेस्पेक्ट ऑफ ईच कंसाइनमेंट। हर एक कंसाइनमेंट के लिए सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट होना चाहिए। आगे बढ़े तो एग्जामिनेशन ऑफ गुड्स प्रायर टू डिस्पैच बहुत ज़रूरी है। मीन्स गुड्स जो फिनिश्ड गुड्स जो बनाए तो प्रायर डिस्पैच होने के पहले गुड्स अंडर बॉन्ड और ड्यूटी पेड गुड्स एवरीथिंग शुड बी क्रॉस वेरीफाइड। गुड्स अंडर बॉन्ड में गुड्स फ्रॉम ए बॉन्डेड मैन्युफैक्चरिंग और वेयर हाउस आर टू बी एक्सपोर्टेड। जिसको हम एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं तो गुड्स पैक्ड शैल बी विजिबली मार्क्ड इन इंक और ऑयल कलर। उसकी टोटल क्वांटिटी ऑफ ड्यूटेबल गुड्स, उसमें नेम, उसकी एल्कोहलिक कंटेंट इन द फॉर्म ऑफ ए लंदन प्रूफ लीटर्स, ईच एंड एवरीथिंग शुड बी क्रॉस चेक्ड। ड्यूटी पेड गुड्स मतलब सामने समझ में आ रहा है कि द ऑनर ऑफ ए नॉन बॉन्डेड मैन्युफैक्चरिंग or a wholesaler dealer who wants to export duty paid goods shall give 48 hours notice to the proper office। तो इसमें 48 आवर्स का नोटिस होना चाहिए ड्यूटी पेड गुड्स फॉर सुपरवाइजिंग द पैकिंग ऑफ गुड्स। जिस गुड्स को एक्सपोर्ट करने वाले हैं उसको सुपरवाइज करने के लिए। आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ द पर्टिकुलर्स, जैसे ही वेरीफाई हो जाएंगे पूरे डॉक्यूमेंट्स जो उस एप्लीकेशन में एंट्री हुए हैं इन केस ऑफ ड्यूटी पेड गुड्स, जैसे ही वो ऑथराइज्ड ऑफिसर सेटिस्फाई हो जाएगा इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच पेमेंट, द ऑफिसर इन चार्ज द केस में बी शैल बी गेट द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स नोटेड इन द बॉडी ऑफ ईच पैकेज। और वो क्रॉस चेक कर लेगा क्या क्या, ऑथराइज्ड ऑफिसर्स की नेम, एड्रेस, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, नेम, एड्रेस, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स कितने पैक हुए हैं, एल्कोहलिक कंटेंट ऑफ गुड्स इन लंदन प्रूफ लीटर्स आर डिक्लेयर्ड एज बाय द मैन्युफैक्चरर, ग्रॉस वेट ऑफ द पैकेज, ईच एंड एवरीथिंग शुड बी क्रॉस वेरीफाइड प्रायर टू डिस्पैच। फिर गुड्स एक्सपोर्टेड बाय मीन्स ऑफ पार्सल पोस्ट, तो पार्सल पोस्ट से तो डेफिनेटली बाय मीन्स ऑफ पोस्ट मास्टर।
Original application shall be returned to the officer in charge of the proper officer with the certificate of export. आगे बढ़े हम तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ होम्योपैथिक एंड आयुर्वेदिक प्रिपरेशंस की बात करें तो डेफिनेटली होम्योपैथिक के केस में कौन की फार्माकोपिया है जो स्टैंडर्ड है और उसको फॉलो होना ही होना चाहिए, तो अमेरिकन, ब्रिटिश एंड जनरल फार्माकोपिया मीन्स होम्योपैथिक प्रिपरेशंस के केस में स्टैंडर्ड फार्माकोपिया जो हम रेफरेंस में यूज़ करेंगे अमेरिकन, ब्रिटिश एंड जनरल फार्माकोपिया। वहीं अगर आयुर्वेदिक प्रिपरेशन जैसे असावा और एस्टा का करेंगे तो आयुर्वेदिक प्रिपरेशंस इन विच एल्कोहलिक कंटेंट इज सेल्फ जनरेटेड एंड नॉट एडेड, तो इस केस में जो हम आयुर्वेदिक प्रिपरेशंस के लिए आयुर्वेदिक फार्माकोपिया यूज़ करेंगे। ठीक है, फॉर द मैन्युफैक्चर्ड प्रिपरेशंस ऑफ होम्योपैथिक एंड आयुर्वेदिक प्रिपरेशंस तो हम क्लासिफिकेशन ऑफ प्रिपरेशंस कंटेनिंग सेल्फ जनरेटेड अल्कोहल फॉर पर्पस ऑफ लीव ऑफ ड्यूटी के लिए तो कोई भी ड्यूटी लीव नहीं होनी चाहिए इन केस ऑफ आयुर्वेदिक प्रिपरेशंस। नो ड्यूटी शैल बी लीव्ड ऑन अ केस ऑफ आयुर्वेदिक प्रिपरेशंस कंटेनिंग सेल्फ जनरेटेड अल्कोहल जिसमें कि एल्कोहलिक कंटेंट डज नॉट एक्सीड 2% प्रूफ स्पिरिट, मीन्स एल्कोहलिक कंटेंट 2% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। Whereas the percentage of proof spirit is in excess of 2%, duty will be liable. अगर 2% से ज़्यादा हो रही है तो इट शुड बी लीवेबल, लीवेबल। फिर आयुर्वेदिक प्रिपरेशन एक्सेप्टिंग those preparations prepared by distillations or addition of alcohol, तो इट शुड बी फ्री ऑफ ड्यूटी सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशंस। पहला जो प्रैक्टिशनर है तो प्रैक्टिशनर के पास लाइसेंस होना चाहिए ऑन पेमेंट ऑफ फी ऑफ ₹1 इन मैनर, और सच प्रिपरेशन शैल बी इशूड ओनली फॉर द पेशेंट्स ऑफ द प्रैक्टिशनर्स एंड दीज प्रिपरेशन शुड बी नॉट फॉर द सेल टू द जनरल पब्लिक। ये चीज़ ध्यान देना चाहिए, सेल शुड नॉट बी फॉर द जनरल पब्लिक। और क्या होना चाहिए, प्रैक्टिशनर शैल अलाउ ड्राइंग ऑफ सैंपल्स बाय एक्साइज ऑफिसर्स, अलाउ करेगा सैंपल्स को ड्रॉ करने के लिए बाय एक्साइज ऑफिसर्स, और इंश्योर करेगा कि जो प्रिपरेशंस है इट शैल कंटेन सेल्फ जनरेटेड अल्कोहल, और everything account should be maintained in that particular register, name and address of the patients of the practitioners, each and everything should be specified in that particular register। आगे बात करें शॉर्ट में, अगर हम बात करें एक्सपोर्ट अंडर बॉन्ड और एक्सपोर्ट आउटसाइड द बॉन्ड, मीन्स अंडर बॉन्ड मीन्स इन बॉन्डेड प्रमाइसेस और वो नॉन बॉन्डेड, तो एक्सपोर्ट अंडर बॉन्ड और आउटसाइड बॉन्ड। ऑब्वियस सी बात, अगर अंडर बॉन्ड की बात करेंगे तो विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी की बात हो रही है, और आउटसाइड बॉन्ड मीन्स विथ पेमेंट ऑफ ड्यूटी। एक्सपोर्ट अंडर बॉन्ड की बात करें तो एक्सपोर्ट पर अप्लाई इन ट्रिप्लिकेट फॉर्म, और वहीं पे अगर आउटसाइड द बॉन्ड की बात करें तो वो डुप्लीकेट फॉर्म होना चाहिए। इन केस ऑफ एक्सपोर्ट अंडर बॉन्ड की बात करें तो एक्सपोर्टर शुड मेंशन द मीन्स ऑफ एक्सपोर्ट इधर बाय लैंड, सी और एयरपोर्ट, एयर और पोस्ट। और अगर वहीं एक्सपोर्ट आउटसाइड द बॉन्ड की बात करें तो प्रायर 48 आवर्स का नोटिस होना चाहिए प्रायर टू एक्सपोर्टिंग डेट। एक्सपोर्ट अंडर बॉन्ड की बात अगर हम करेंगे तो इट शुड कीप सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म फॉर डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, डिफरेंट मीन्स ऑफ एक्सपोर्ट के लिए सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए, दिया जाना चाहिए। वहीं अगर आउटसाइड बॉन्ड की बात करेंगे तो एक्सपोर्टर शुड प्रेजेंट एंटायर कंसाइनमेंट टू एक्साइज ऑफिसर्स, और ऑल गुड्स एक्सपोर्ट अंडर बॉन्ड की बात करेंगे तो कंटेन सीरियल नंबर, ऑनर्स, नेम एंड मार्क, टोटल क्वांटिटी ऑफ डिटेबल गुड्स, अल्कोहल की स्ट्रेंथ कितना है, नेम एंड एड्रेस ऑफ द कंसाइनी क्या है, ग्रॉस वेट,
ऑफ ईच वे। ये चीज़ चाहे अंडर बॉन्ड हो या चाहे आउटसाइड द बॉन्ड हो, ईच एंड एवरीथिंग शुड बी स्पेसिफाइड इन बोथ द केसेस। एक्साइज ऑफिसर्स अब क्या करेगा, फाइनल पुट हिज सील, ऑफिशियल सील ऑन ईच पैकेज। ये चीज़ आउटसाइड बॉन्ड में भी होना चाहिए। और एक्साइज ऑफिसर्स रिटर्न द डुप्लीकेट कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन टू एक्सपोर्टर। ये दोनों ही केसेस में होगा, चाहे वो अंडर बॉन्ड हो चाहे वो आउटसाइड बॉन्ड। मीन्स अगर अंडर बॉन्ड की बात करेंगे तो विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी होगा, आउटसाइड बॉन्ड की बात करेंगे ऑब्वियस सी बात जस्ट अपोजिट विथ पेमेंट ऑफ ड्यूटी। फॉर अप्लाइंग ऑफ एक्सपोर्ट अंडर बॉन्ड तो ट्रिप्लिकेट फॉर्म होना चाहिए और वो डुप्लीकेट फॉर्म वहाँ होगा। वहीं अगर एक्सपोर्ट अंडर बॉन्ड में बात करें तो बाय मीन्स ऑफ एक्सपोर्ट बाय मीन्स ऑफ लैंड, सी, एयर और पोस्ट। और वहाँ पे आउटसाइड द बॉन्ड के लिए हमें प्रायर 48 आवर्स का नोटिस देना ही होगा। एक्सपोर्ट अंडर बॉन्ड के केस में एक्सपोर्टर शुड गिव सेपरेट एप्लीकेशन फॉर डिफरेंट मीन्स ऑफ एक्सपोर्ट। और वहाँ पे एक्सपोर्टर शुड प्रेजेंट एंटायर कंसाइनमेंट टू द एक्साइज ऑफिसर्स। तीन चीज़ें जो सिमिलर होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए कि जो भी गुड्स है तो ऑल फिनिश्ड गुड्स है जिसको हम एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं उसमें सीरियल नंबर होना चाहिए, नेम ऑफ ऑनर्स होना चाहिए और मार्क होना चाहिए। कितनी क्वांटिटी में ड्यूटेबल गुड्स है, उसमें अल्कोहलिक स्ट्रेंथ क्या है, नेम एंड एड्रेस ऑफ द कंसाइनी होना चाहिए, ग्रॉस वेट ऑफ ईच पैकेज, ईच एंड एवरीथिंग शुड बी स्पेसिफाइड। ये चाहे अंडर बॉन्ड या आउटसाइड बॉन्ड हो। दूसरी और क्या कॉमन चीज़ होती है जो होना ही होना चाहिए दोनों केसेस में, एक्साइज ऑफिसर्स पुट हिज ऑफिशियल सील ऑन ईच पैकेज। और लास्ट, एक्साइज ऑफिसर्स रिटर्न द डुप्लीकेट कॉपी ऑफ एप्लीकेशंस टू द एक्सपोर्टर। अब लास्ट में हम चले ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज में तो डेफिनेटली बाय लाइसेंसी, बाय एक्साइज ऑफिसर्स एंड बाय पब्लिक। तो बाय लाइसेंसी की अगर बात करें ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज की तो डेफिनेटली अगर बाय लाइसेंसेस है तो फेलियर टू फॉलो लाइसेंस कंडीशंस, तो उस केस में इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 months और फाइन अप टू ₹2000। अगर डिसऑर्डरली कीपिंग ऑफ स्टॉक्स या अकाउंट, मतलब अकाउंट को या स्टॉक मेंटेन करने में कुछ ना कुछ तो झोल माल है, तो उस केस में फाइन अप टू ₹2000। अगर इलीगल सेल ऑफ ड्यूटेबल गुड्स हो रहा है तो फाइन क्या लगेगा, पेनाल्टी क्या लगेगी, अप टू ₹1000। और वहीं अगर फेलियर टू फर्निश एक्सपोर्ट प्रूफ, अगर हम फेलियर टू फर्निश, हम फेल हो जाते हैं डॉक्यूमेंट जो हम एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं, तो डेफिनेटली यू हैव टू पे द फाइन ऑफ ₹20,000। अगर लॉ ऑफ को ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, फॉल्स इंफॉर्मेशन दे रहे हैं ऑफिसर्स को, तो फाइन अप टू ₹5000। ये है सारी पेनल्टीज हो रही है बाई लाइसेंसी अगर गड़बड़ कर रहा है। फेलियर टू प्रोवाइड और मेंटेन वेइंग मेजरिंग डिवाइसेस, अगर मेंटेन करने में या वेइंग या करने में या मेजरिंग डिवाइसेस को रिप्रेजेंट करने में फेल हो रहा है तो डेफिनेटली फाइन अप टू ₹1000। वहीं पे अगर प्रॉपर लॉकिंग मेंटेन करने में फेलियर हो रहा है तो उस केस में पेनल्टीज कितनी जाती है, फाइन अप टू ₹200। तो दीज आर द पेनल्टीज, ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज बाय लाइसेंसी। अगर एक्साइज ऑफिसर्स की बात करें तो डेफिनेटली फेलियर टू डू ड्यूटी के केस में 3 महीने की जेल हो सकती है। और अगर सीजर्स के केस में या सर्चेस के केस में कुछ तो कुछ गड़बड़ हो रहा है तो फाइन अप टू ₹2000। अगर इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं कर पा रहा है तो डेफिनेटली फाइन अप टू ₹1000। और वहीं पर अगर बाय पब्लिक क्या ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज होता है, अगर पब्लिक के केस में मेलिशियस इंफॉर्मेशन है तो डेफिनेटली पेनल्टी क्या होती है कि इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 years। कितने साल की जेल होगी, 2 years, और फाइन अप टू ₹2000। फिर वहीं पे जब हम
वहीं पे जब हम बात करते हैं कि बाय पब्लिक कन्वीनियंस बाय ऑनर्स और ऑक्यूपायर्स ऑफ लैंड, तो इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 months और फाइन अप टू ₹500 और both. तो these are all about the medicinal and toilet preparations, and further we will talk about in the next class. Till now, thank you.